नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान देश में आज जारी है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला मुन्ना भाई अंदर ही रहे और आज से एशिया कप 2025 का भी आगाज होने जा रहा है। एप्पल आज लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज, तो वहीं सोना ऑल टाइम हाई पर 1106 रुपए बढ़कर 1.09 लाख 10 ग्राम पहुंच गए हैं। तो वहीं भारतीयों को वोट बैंक बताया गया है, जहां वहीं 58 साल के हुए अभिनेता अक्षय कुमार, तो अब जनता चुनेगी महापौर अध्यक्ष। चलिए रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर, जहां नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और आगजनी की गई है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर आगजनी भी की गई है। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 8 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हैं। देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब तक इनमें 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन मिलकर सरकार चला रही है। अभी तक सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं। नेपाल हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के बाद जेनजीज ने उग्र प्रदर्शन किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उग्र प्रदर्शन को देखते हुए आधी रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी नेपाल में प्रदर्शन और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर लगातार आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे। इस दौरान संसद भवन में आगजनी की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे। पंद्रहवें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस चुनाव में वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। तो वहीं वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया है। जीता उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जगह लेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।
आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान लगातार जारी है और मतदान की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है। आपको बता दें, 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान किया जा रहा है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। ये वोटिंग 5 बजे तक चलेगी शाम, और पीएम मोदी ने इस दौरान पहला वोट डाला है। बात करें तो एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़ा किया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी, तो वहीं 7 बजे तक इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है और उन्होंने इनकार कर दिया है वोटिंग से। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का अब समर्थन नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुल्लू मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। अब वे धर्मशाला में आपदा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं। इसके बाद पीएम मंडी, कुल्लू और चंबा जिले के 18 प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी आपबीती सुनेंगे। शाम को वे पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे। यहाँ भी वे बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उधर पीएम के दौरे के बीच मंडी में नैरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा की ईमेल पर आई है। अस्पताल इसके बाद खाली कराया गया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। पंजाब की आप सरकार ने अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, पंजाब में जिस तरह से लगातार बाढ़ के हालात देखे जा रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री अब दौरे पर निकले हैं। वहीं पंजाब की आप सरकार ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की है। इससे पहले 5 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की थी। मोदी हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। धर्मशाला में मीटिंग कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने अपना कहर मचाया हुआ है, जहां बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं इससे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। वे धर्मशाला में आपदा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। वहीं इस मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं। इसके बाद पीएम मंडी, कुल्लू और चंबा जिले के 18 प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी आपबीती सुनेंगे। शाम को वे पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे और यहां भी वे बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उधर पीएम के दौरे के बीच मंडी में नैरचौक मेडिकल कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यह धमकी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा की ईमेल पर मिला है और अस्पताल जिसके बाद खाली करवा लिया गया है। पुलिस ने इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। पंजाब की आप सरकार ने केंद्र सरकार से बाढ़ की सहायता राशि के रूप में 80,000 रुपए की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुन्ना भाई अंदर ही रहना चाहिए। ये सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को लेकर पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से तमाम उम्मीदवार नुकसान झेलते हैं। एक जमानत याचिका खारिज करते हुए ये बात कही गई। याचिकाकर्ता पर दिसंबर 2024 में हुई उत्तर प्रदेश सीटीईटी परीक्षा में अपनी जगह प्रॉक्सी सॉल्वर यानी पेपर में अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में हिंदी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र किया। 2003 में आई इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्ना भाई का किरदार निभाया था, जिसने मेडिकल परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। आपको बता दें कि
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि इस केस में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। प्रॉक्सी उम्मीदवार सहित 2 को जमानत मिल गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है। परीक्षा के दिन वह अस्पताल में भर्ती था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जगह कोई और परीक्षा में बैठ गया है। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठने से शिक्षा प्रणाली की अखंडता को ठेस पहुंचती है। समाज पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि मुन्ना भाई अब अंदर ही रहेंगे। आपको बता दें, एप्पल आज अपने फोन की नई सीरीज शुरू करने जा रहा है, जहां एप्पल आज अपने सालाना इवेंट में सबसे पतला आईफोन लॉन्च करेगी। यह आईफोन प्लस की जगह लेगा। इवेंट में आईफोन 17 सीरीज में कुल 4 मॉडल्स पेश किए जाएंगे। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 भी लॉन्च किए जाएंगे। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल सकते हैं। ये फीचर्स पहले एप्पल के बीट्स पावर बीट्स प्रो 2 में पेश किया गया था, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया जा सकता है। सभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 के साथ आएंगे, जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस मिलेगा। लॉन्च इवेंट का नाम ऑफ ड्रॉपिंग रखा गया है। कैलिफोर्निया के क्यूपटिनो में एप्पल पार्क में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से इवेंट शुरू होगा। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो भारत में स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू होगी। वहीं एप्पल आज लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज। सबसे पतला आईफोन ये एप्पल का कहा जा सकता है। यह आईफोन प्लस की जगह लेगा और इवेंट में आईफोन 17 सीरीज में कुल 4 मॉडल्स पेश किए जाएंगे। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 भी लॉन्च किए जाएंगे। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स भी मिल सकते हैं। यह फीचर्स पहले एप्पल के बीट्स पावर बीट्स प्रो 2 में पेश किया गया था, लेकिन यह ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया जा सकता है। सभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 के साथ आएंगे, जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस भी मिलेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आगाज 9 सितंबर को होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके एशिया कप का उद्घाटन मुकाबला आज शुरू हो गया है, जबकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मुकाबले से करेगी। फिर उसे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। आपको बता दें, एशिया कप का उद्घाटन मुकाबला आज अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के खिलाफ मुकाबले में करेगी। फिर उसे 14 सितंबर को दुबई के मैदान पर ही चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करना है। पहली बार एशिया कप में 8 टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और UAE को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में हांगकांग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं। दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमों को सुपर 4 स्टेज में जगह बनाने का मौका मिलेगा। सुपर 4 राउंड में टॉप पर जो 2 टीम्स रहेंगी, उनके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप 2025 के सभी मैचों को भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा।
सोनी लिव ऐप और उसके वेबसाइट पर भी एशिया कप मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। एशिया कप में इस बार कुल 19 मुकाबले खेले जाने हैं। इसमें से 18 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। केवल 15 सितंबर को यूएई वर्सेस ओमान के बीच होने वाला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे स्टार्ट होगा। एशिया कप का यह 17वां संस्करण है। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। 2016 और 2022 में भी T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन हुआ था। बाकी के 14 संस्करण का आयोजन ODI प्रारूप में हुआ। भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है और वो अब तक 8 बार खिताब जीत चुकी है। एशिया कप की वर्तमान चैंपियन भारत है, जिसने एशिया कप अब तक रिकॉर्ड 8 बार जीता है। भारतीय टीम 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में चैंपियन बनी है, जबकि श्रीलंका ने 6 बार यानी 1986, 87, 2004, 2008, 2014, 2022 और पाकिस्तान ने 2 बार यानी 2000 और 2012 खिताब जीता है। 2025 जीतने के लिए पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है। खबरों के मुताबिक चैंपियन टीम को लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए यानी लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता टीम को लगभग 1.3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं ACC की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अगर ये तय हो जाता है तो यह पिछले एशिया कप से बढ़ोतरी रहेगी। सोने चांदी के दाम आज यानी 9 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1106 रुपए बढ़कर 1,09,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,08,37 रुपए पर था। वहीं चांदी 276 पर पहुंच गया है। चांदी 276 रुपए बढ़कर 1,24,689 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं इस महीने यानी सितंबर में ही सोना 6,755 रुपए महंगा हो चुका है। 31 अगस्त को ये 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत इस दौरान 7,117 रुपए बढ़ी है। 31 अगस्त को ये 1,17,572 रुपए पर थी। इस साल अब तक सोने की कीमत 32,981 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,09,143 रुपए का हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 38,672 रुपए बढ़ गया है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां जनता चुनेगी महापौर अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव। सीएम डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने लगाई है इस फैसले पर मोहर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी साझा की है। आपको बता दें, आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस फैसले पर मोहर लगी है। कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान हरी झंडी मिली है। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है
कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर। आपको बता दें, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज अपना 58वां जन्मदिवस मना रहे हैं। 58 साल की उम्र में भी आज भी खिलाड़ी कुमार का चार्म बरकरार है। अक्षय कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में न सिर्फ अलग मकाम हासिल किया, बल्कि लीग से हटकर पैडमैन और मिशन मंगल जैसी मूवीज से लोगों को इंस्पायर भी किया है। 1991 में बॉलीवुड में सौगंध से डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कुमार को अपनी पहली पिक्चर के लिए 5,000 रुपए मिले थे, लेकिन आज अक्षय कुमार करोड़ों के मालिक हैं। 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया और उन्हें एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली। उसके बाद अक्षय कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी। अक्षय कुमार को 2017 में फिल्म रुस्तम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं पैडमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑन सोशल इशू के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। फिलहाल इस साल जॉली LLB 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। पितृपक्ष में काले कौवे का दिखाई देना तो आम बात है, लेकिन सफेद कौवा अगर दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। वैसे तो सफेद कौवा आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन मध्य प्रदेश के पंधाना में सफेद कौवा नजर आया, जिसको हमारे सहयोगी ने अपने कैमरे में कैद किया है। पंधाना के ज्योतिष आचार्य पंडित राजेंद्र चौरे ने बताया कि पितृपक्ष में सफेद कागा यानी कौवा दिखाई देना बड़ा शुभ माना जाता है। ये शनिदेव का वाहन है, इसलिए शनिदेव की विशेष कृपा इस पर होती है। आपको बता दें कि पितृपक्ष में इसे देखा जाना शनिदेव की भी असीम कृपा मानी जाती है, इसलिए सफेद कौवे का दिखना काफी शुभ माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूसरों को राहत पहुंचाना हमारे लिए सहायता करने के मामले में संबल योजना एक अद्वितीय योजना है और 2018 में अभी तक कुल 60,866 प्रकरण में 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है और प्रदेश में 1,77,00,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं और पंजीयन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आज 7,953 हितग्राहियों के खाते में संबल योजना के माध्यम से 175 करोड़ राशि पहुंची है। वहीं आज के दौर में जब दुनिया के सामने भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, तो यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। संबल योजना सच्चे अर्थों में हमारे जीवन का एक बड़ा सहारा है। योजना के माध्यम से श्रम विभाग ये वाकई अद्वितीय योजना है, जिसका लाभ हम नीचे तक कोने कोने तक पहुंचाते हैं। ये बात सही कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से जरूर जुड़े हैं, लेकिन हम आपके मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। इस नाते से दिल साहब और सारे अधिकारियों को इस नाते भी बधाई दे रहा हूँ, जो बताया गया कि 2018 से अभी तक 7,60,866 प्रकरण में 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक इसमें दी जा चुकी है और प्रदेश में 1,77,00,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक यहाँ मौजूद हैं और पंजीयन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आज अगर मैं बात करूं तो 7,953 हितग्राहियों के खाते में लगभग 175 करोड़ की सिंगल क्लिक से राशि पहुंची है कि आज के दौर में दुनिया के सामने भारत ने अपनी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिति जो मजबूत की है, ये हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है और हमारे लिए आदर के केंद्र भी है। फिलहाल के लिए सोशल मीडिया स्पेशल में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।